दोस्तों 1970 के दशक तक हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के लगभग सभी इनर प्लैनेट तक अपना मिशन भेज दिए थे। पर अभी भी हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट और उनके मून्स के बारे में हमारी जानकारी बेहद ही कम थी। ऐसे में नासा ने ऐसे मिशनों पर काम करना शुरू किया जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट के फ्लाई बाई को अंजाम देकर इनके बारे में जानकारियाँ जुटा सकें। और यहीं से जन्म हुआ पायनियर और वॉयेजर मिशनों का, जिन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक माना जाता है। इन मिशनों ने हमारे सौरमंडल के कई आउटर प्लैनेट के पहले फ्लाईबाय को अंजाम दिया, जिन्होंने इन ग्रहों के बारे में हमारी जानकारियों को कई गुना बढ़ाने का काम किया। 1980 के दशक में पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों ने हमारे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह कहे जाने वाले सैटर्न प्लैनेट के पहले फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस दौरान इन मिशनों ने एटमॉस्फेयर, सरफेस और इसके बड़े मून्स टाइटन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें पृथ्वी तक भेजी। इन मिशनों द्वारा जुटाई गई जानकारियों से यह साफ हो गया था कि हमें शनि ग्रह और उसके मून्स का और भी करीबी से अध्ययन करने के लिए जरूरत है, जिसके लिए हमें इस प्लैनेट पर एक सेपरेट मिशन भेजना होगा। और यहीं से जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे सफल और महत्वाकांक्षी इंटरप्लैनेटरी मिशन कैसनी ह्यूगेंस का। इस मिशन ने दशकों तक अपनी खोजों से शनि ग्रह, उसके रिंग्स और उसके मून्स को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम एक सफर पर चलेंगे जहां हम कैसनी ह्यूगेन मिशन के साथ शनि और उसके मून्स की एक अनोखी यात्रा करेंगे। शनि ग्रह पर मिशन की जरूरत। 1980 के दशक में पायनियर 11 और वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों ने जब शनि ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया तो उन्हें इस प्लैनेटरी सिस्टम में एक मिनी सोलर सिस्टम नजर आया। शुरुआती जानकारियों से हमें इस प्लैनेट और उसके मून्स, खासकर टाइटन को लेकर कई और अनोखी जानकारियों का पता चला। पर फ्लाईबाय मिशन होने के कारण वैज्ञानिकों को इस प्लैनेटरी सिस्टम का अध्ययन करने के लिए बेहद ही कम समय मिला। वहीं वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर हम इस ग्रह पर कोई सेपरेट ऑर्बिटर मिशन भेज सके तो हम इस ग्रह और उसके मून्स का कई सालों तक करीबी से अध्ययन कर सकते हैं। कैसनी मिशन की शुरुआत। ऐसे में 1982 में यूरोपियन साइंस फाउंडेशन और अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने भविष्य में दोनों ही स्पेस एजेंसी के बीच ज्वाइंट मिशन के संभावनाओं को तलाशने के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना हुई। तब तक इस ग्रुप में मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने ज्वाइंट मिशन के अंतर्गत एक पेरियड सैटर्न और टाइटन प्रोब का सुझाव दिया। दोनों ही स्पेस एजेंसी को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने ऐसे किसी संभावित मिशन को लेकर एक ज्वाइंट स्टडी शुरू की जो कि 1986 तक चली और आखिरकार 1988 में इस मिशन पर आधिकारिक रूप से काम भी शुरू हो गया। यह एक ज्वाइंट स्पेस मिशन होने वाला था जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए और इटालियन स्पेस एजेंसी शामिल थी। जहां नासा सैटर्न और उसके मून्स का अध्ययन करने में सक्षम एक न्यूक्लियर पावर्ड ऑर्बिटर पर काम कर रहा था, वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन का अध्ययन और उस पर लैंड करने में सक्षम एक प्रोब पर काम कर रहा था। कैसनी मिशन की बनावट। कैसनी मिशन को उस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन के तौर पर जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण था इसका बेहद ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 1603 इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, 22,000 वायर कनेक्टर्स और 14 किलोमीटर केबल मौजूद था। कैसनी ऑर्बिटर करीब 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा स्पेसक्राफ्ट था, जिसका कुल वजन 2150 किलोग्राम था। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, रिंग्स और मून्स का अध्ययन करना था। ह्यूगेंस प्रोब। वही यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ह्यूगेंस एक 3 मीटर चौड़ा प्रोब था, जिसका वजन करीब 320 किलोग्राम था। इसमें कुल 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के मून्स, टाइटन के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, हाइड्रोकार्बन लेक्स और सरफेस का अध्ययन करना था। पावर सप्लाई एंड एनर्जी। इस विशाल का स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए इसमें लगभग 38 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 मौजूद था। इसमें मौजूद सिस्टम रेडियो एक्टिव मटेरियल के डीके होने के बाद निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता था, जिससे इसके सभी इंस्ट्रूमेंट को पावर मिलता था। वही
ह्यूगेंस प्रोब में केमिकल बैटरीज भी मौजूद थे जो कि कैसनी से अलग होने के बाद इसे पावर देने के लिए लगाए गए थे। इसके डेवलपमेंट के दौरान दोनों ही स्पेस एजेंसी को कभी इसके $3.3 बिलियन के प्राइस टैग तो कभी इनके न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, पर आखिरकार 1997 को यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए तैयार हो गया। कैसनी मिशन का शनि ग्रह तक सफर। लॉन्च ऑफ कैसनी मिशन 5 अक्टूबर 1997 को टाइटन 4B सेंट्यूर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। यह एक बेहद ही वजनी स्पेसक्राफ्ट था जिसका वजन करीब 5600 किलोग्राम था। ऐसे में उस समय मौजूद टेक्नोलॉजी के जरिए इसे सीधे शनि ग्रह तक भेज पाना बेहद ही मुश्किल था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी असिस्ट या फ्लाई बाय तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया, जिसके अंतर्गत यह स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी का उपयोग कर अपनी स्पीड को बढ़ाकर शनि ग्रह तक का सफर तय करता। ग्रेविटी असिस्ट बाय कैसनी प्रोब 1998 से लेकर 1999 के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 बार वीनस ग्रह और 1 बार हमारे पृथ्वी ग्रह के फ्लाईबाई को अंजाम दी। इसके बाद जाकर आखिरकार इस स्पेसक्राफ्ट के पास इतना ऑर्बिटल मोमेंटम आ चुका था कि यह आउटर सोलर सिस्टम के ग्रहों तक अपना सफर शुरू कर सके। अपने लास्ट ग्रेविटी असिस्ट के दौरान यह 30 दिसंबर 2000 को जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट से होकर गुजरा, जिस दौरान इसे शनि ग्रह के सफर के लिए जरूरी फाइनल थ्रस्ट मिल चुका था। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने से पहले ही इसने शनि ग्रह का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और इस दौरान इसने अप्रैल 2004 में शनि ग्रह पर उठने वाले विशालकाय तूफानों का अध्ययन शुरू किया और साथ ही मई 2004 में इसके 2 नए मून्स की भी खोज की। कैसनी मिशन का शनि ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश। आखिरकार करीब 7 सालों के लंबे सफर और ढेर सारे ग्रेविटी असिस्ट के बाद कैसनी स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसके साथ ही यह शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही इसका प्राइमरी साइंटिफिक मिशन भी शुरू हो गया। कैसनी द्वारा वैज्ञानिक मिशन की शुरुआत। टाइटन एंड ह्यूगेंस प्रोब अक्टूबर 2004 में यह शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस मून से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें धरती तक भेजी, जिसके बाद दिसंबर 2004 को ह्यूगेंस प्रोब द्वारा मुख्य कैसनी स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ और टाइटन मून की ओर अपना सफर शुरू किया। ह्यूगेंस प्रोब जर्नी टू टाइटन एटमॉस्फेयर। इस मिशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि लैंडिंग के दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन कर सके। साथ ही यह प्रोब लैंडिंग के बाद कुछ समय तक टाइटन के सरफेस का अध्ययन करने और उसकी तस्वीर लेने में भी सक्षम था। करीब 22 दिनों की यात्रा के बाद 14 जनवरी 2005 को यह प्रोब टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसका करीब 2 घंटे 30 मिनट का डिसेंट शुरू हुआ। डिसेंट के दौरान यह प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरा। इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य कैसनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती तक भेजी। ह्यूगेंस प्रोब लैंडिंग ऑन टाइटन। प्रोब को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह टाइटन के हार्ड सरफेस का उसके ओशियन दोनों पर लैंडिंग करने के लिए सक्षम था। लैंडिंग के समय इसके स्पीड को कम करने के लिए स्पेशल पैराशूट भी मौजूद था। टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद यह आखिरकार इसके हार्ड सरफेस पर लैंड हुआ। इसके साथ ही यह किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। ह्यूगेंस प्रोब टचडाउन के बाद करीब 72 मिनट तक एक्टिव रहा, जिस दौरान यह टाइटन के सरफेस से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां मुख्य स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा। पर इसके बाद इसका कैसनी स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और ह्यूगेंस मिशन का अंत हो गया। ह्यूगेन मिशन ने टाइटन पर मौजूद विशाल हाइड्रोकार्बन लेक्स और नदियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। साथ ही इसने टाइटन पर एक एक्टिव हाइड्रोकार्बन रिच एटमॉस्फेयर की भी खोज की, जहां धरती की तरह ही बादल बनते हैं और मीथेन की बारिश भी होती है। साथ ही वैज्ञानिकों को टाइटन से जुड़ी हुई कई और ऐसी जानकारियां मिली जो कि हमारे धरती से काफ़ी सिमिलर बनाती हैं। पर भले ही ह्यूगेंस मिशन का अंत हो गया था, पर इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट कैसनी ने अपना सफर तो अभी शुरू किया था। कैसनी मिशन का इनक्लेडियस मून का फ्लाईबाई। जुलाई 2005 में कैसनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एक और मून इनक्लेडियस के करीब से होकर गुजरा।
इस दौरान इसने इस मून से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां जुटाई जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। शुरू में माना जाता था कि इनक्लेडियस एक इनएक्टिव आई मून है जिसका सरफेस कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ से ढका हुआ है, पर कैसिनी ने अपने फ्लाईबाय के दौरान इसके पोल से निकलने वाले प्लम्स का पता लगाया। ये प्लम्स किसी गैसर की तरह बेहद ही तेज गति से इसके सरफेस में मौजूद क्रैक से बाहर आ रहे थे। कैसिनी मिशन टाइटन फ्लाईबाय। कैसिनी मिशन का टाइटन का फ्लाईबाय जुलाई 2006 में कैसिनी फिर एक बार टाइटन के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इसके सरफेस में मौजूद विशालकाय लेक्स की खोज की जो कि कई किलोमीटर विशाल थे। साथ ही इसने इसके सरफेस में फ्लोटिंग हाइड्रोकार्बन रिवर्स की भी खोज की जो कि धरती पर मौजूद नदियों की ही तरह थे। आने वाले कुछ सालों तक कैसिनी ऐसे ही शनि ग्रह के रिंग्स और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिसके बाद जाकर 2008 में इसका प्राइमरी मिशन समाप्त हो गया। इसके बाद इसने कैसिनी इक्विनॉक्स के नाम से अपने 2 सालों के एक्सटेंडेड मिशन की शुरुआत की जो कि 2010 तक चलता रहा। मिशन का दूसरा इनक्लेडियस का फ्लाईबाय। अक्टूबर 2008 में कैसिनी ने फिर एक बार इनक्लेडियस के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाय के दौरान यह इसके सरफेस से निकलने वाले प्लम्स से होकर गुजरा ताकि यह इसके कंपोजिशन का पता लगा सके। कैसिनी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला कि इन प्लम्स में वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट मौजूद हैं, जो कि काफ़ी बड़ी खोज थी। इस खोज ने हमें बताया कि सैटर्न और जुपिटर ग्रह के आई मून्स हमारी सोच से कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनके हार्ड आई सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियन मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सब सरफेस लिक्विड ओशियन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइफ भी मौजूद हो। इन खोजों ने इन मून्स को धरती से परे जीवन मौजूद होने की रेस में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया, जहां भविष्य में किसी प्रकार की मानव बस्तियां भी बसाई जा सकती हैं। कैसिनी मिशन का तीसरी बार समय बढ़ाया गया। 2010 में इसके मिशन को फिर एक बार करीब 7 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसे कैसिनी सोलेस्टिक नाम दिया गया। इस एक्सटेंडेड मिशन का मुख्य मकसद शनि ग्रह पर होने वाले सीजनल चेंज, उनके प्रभाव और शनि ग्रह के रिंग का करीबी से अध्ययन करना था। दिसंबर 2010 में इसने शनि ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आए एक बेहद ही विशालकाय तूफान का पता लगाया। यह स्टॉर्म करीब 15,000 किलोमीटर विशाल था, जो कि किसी ग्रह पर देखा गया अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। 2013 में कैसिनी ने शनि ग्रह और उसके रिंग्स के साथ धरती की तस्वीर ली, जो कि कई लाखों किलोमीटर दूरी से एक ब्लू डॉट की तरह नजर आ रही थी। यह एक काफी आइकॉनिक तस्वीर है जिसे द डे द अर्थ स्माइल के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान दिसंबर 2013 में कैसिनी ने शनि ग्रह के नॉर्दर्न पोल में हेक्सागोनल शेप्ड जेट स्ट्रीम की कई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली। कई तरह के क्लाउड स्ट्रक्चर से बने हुए इस जेट स्ट्रीम की सबसे खास बात यह थी कि यह एक परफेक्ट हेक्सागोन शेप में था, जो कि काफी विचित्र था। तक कैसिनी ने ऐसे ही शनि ग्रह के मून्स टाइटन और इनक्लेडियस के बारे में और कई क्लोज फ्लाईबाय को अंजाम दिया, जिस दौरान इसने टाइटन और इनक्लेडियस के हाइड्रोकार्बन लेक्स, प्लम्स, स्ट्रक्चर, सरफेस और कंपोजिशन का करीबी से अध्ययन किया। कैसिनी ग्रैंड फाइनल मिशन। 2016 के अंत में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एक बेहद ही नए और चुनौतीपूर्ण ऑर्बिट में शनि ग्रह को ऑर्बिट करना शुरू किया, जिसे ग्रैंड फाइनल नाम दिया गया। यह अपने आप में कैसिनी के लिए एक नया और बेहद ही चुनौतीपूर्ण मिशन था। इसके अंतर्गत कैसिनी लगातार शनि ग्रह के पोल्स का चक्कर लगाना शुरू किया, जिसके दौरान नैरो एफ रिंग के करीब से 20 बार गुजरा। जिसके बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर और इसके इनर मोस्ट रिंग का करीबी से अध्ययन करना शुरू किया। इस दौरान यह स्पेसक्राफ्ट 22 बार इनके बेहद ही करीब से गुजरा, जिस दौरान इसने शनि के एटमॉस्फेयर और उनके रिंग के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और इसकी कई अद्भुत तस्वीरें भी ली। कैसिनी ने शनि ग्रह के रिंग के बारे में कई रोचक खुलासे किए। स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है कि शनि ग्रह के रिंग्स वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज़्यादा यंग हैं, जिनका निर्माण केवल
100 मिलियन साल पहले ही हुआ था। कैसनी ने बताया कि इसका निर्माण शनि ग्रह के किसी मूस या एक विशाल एस्टेरॉयड के टूटने की वजह से हुआ था। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समय के साथ ये रिंग शनि ग्रह की ग्रेविटी की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले केवल 100 मिलियन सालों में इन रिंग्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एंड गेम ऑफ कैसनी मिशन। पर जब कैसनी मिशन अपने अंतिम दौर में था, जहां इसका फ्यूल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसा कि हमें पता है कि कैसनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड था। ऐसे में अगर यह ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता है कि भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटक कर जीवन की संभावनाओं से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या इन्वायरमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन फैसला लिया। एंड ऑफ कैसनी मिशन। और आखिरकार 15 सितंबर 2017 को कैसनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी सफर शुरू किया। कैसनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नष्ट करने के लिए। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिरकार इसका एंटीना भी नष्ट हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मेटर शावर की तरह। 13 सालों के साइंटिफिक मिशन और करीब 20 सालों तक स्पेस में रहने के बाद इसने हमें आखिरकार अलविदा कह दिया। पर भले ही यह स्पेसक्राफ्ट अब हमारे बीच नहीं रहा, पर इसके द्वारा जुटाई गई जानकारियां अभी भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रही हैं। कैसनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने 13 सालों के स्पेस मिशन के दौरान शनि ग्रह, उसके एटमॉस्फेयर, रिंग्स और मून्स के बारे में ढेर सारी जानकारियां जुटाई, जो कि आने वाले कई सालों तक हमें चौंकाते रहेंगे।